तो क्या हुआ कि अब राजतंत्र पुनर्स्थापित हुआ, क्योंकि सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था या यूनिफॉर्म चर्च सिस्टम टूट गया। और सामंत, देखो सामंतवाद कहते हो तो उसके तीन अभिव्यक्ति है, एक है राजनीतिक पक्ष, दूसरा आर्थिक पक्ष और तीसरा सामाजिक पक्ष। तो आर्थिक पक्ष तो वैसे ही टूटा, मेनल प्रणाली टूटी तो आर्थिक पक्ष टूटा, तो राजनीतिक पक्ष टूट गया क्योंकि आपका आर्थिक आधार कमजोर हो जाएगा, तो सेना वेना उस भी कमजोर हो जाएगी। ऊपर से तोपखाने का आविष्कार हो गया, तो तोपखाने से आपके किले विले तोड़ दिए जाएंगे। तो एक तरह से राजनीतिक शक्ति के रूप में और आर्थिक शक्ति के रूप में वो टूट चुका था सामंतवाद। लेकिन जो उनके सामाजिक विशेषाधिकार थे वे अभी भी बने हुए थे, और उनके जो कुछ आर्थिक विशेषाधिकार भी थे, जैसे लोगों पर वो कुछ टैक्स लगाते थे, लोगों से बेगार लेते थे कुछ हद तक, तो कुछ जो लोगों पर उनकी जो अपना जनसामान्य पर जो उनका वर्चस्व था या उनको श्रेष्ठता का भान था, जो वर्गीय विशेषाधिकार था, वो अभी बचा हुआ था। तो अब राजतंत्र की विडंबना देखो, राजतंत्र अपने आप को अभी पुनर्स्थापित किया ही, बड़े जद्दोजहद के बाद राजतंत्र ने एक लंबे अंतराल के बाद अपने आप को पुनर्स्थापित किया। इधर जो उभरता हुआ मध्यवर्ग था अर्थात व्यापारी वर्ग, उसने राजतंत्र के साथ सांठगांठ इसलिए किया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि बिना राजतंत्र के समर्थन के हम इन दोनों से नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जब आप 18वीं लग रहा था कि बिना राजतंत्र के समर्थन के हम इन दोनों से नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जब आप 18वीं सदी तक आकर जब व्यापार का और भी तेजी से विस्तार हुआ, व्यावसायिक क्रांति जब और भी गहरे स्तर पर गई, तो धीरे धीरे व्यापारी वर्ग अथवा मध्य वर्ग की शक्ति में भी बढ़त हुई। तो अब मध्य वर्ग की महत्वाकांक्षा पहले की तुलना में बढ़ गई। तो मध्य वर्ग ने अब राजतंत्र कहीं गिरेवान पकड़ा और कहा कि देखिए अकेले अकेले नहीं खाने देंगे। मैंने ऐसा नहीं बोला, ये मैं बोला, तुम लोग लिखोगे, हमें भी शक्ति में भागीदारी चाहिए। तो एक पुरानी कहावत जानते हो कि कई बार क्या होता है कि किसी को अपनी भाई से प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है, तो वह भाई के अगेंस्ट में, अपने ब्रदर के अगेंस्ट में अपने पड़ोसी को भी मोबिलाइज कर लेता है, मजबूरी होती है उसकी। तो पड़ोसी की सहायता से अपने भाई को दबाकर उसे हक प्राप्त करता है। फिर कालांतर में चलकर जब उसे अपना हक मिल जाता है और फिर पड़ोसी के साथ कोई प्रकार का मनमुटाव होता है, तो भाई और पड़ोसी हो जाता है। तो वही बात चरितार्थ हुई, जैसे सामंत और कुलीन वर्ग की जब शक्ति टूट गई थी, तो अब किंग के लिए वो खतरा नहीं रह गया था, और चर्च भी अब रोम से संबंध टूट चुका था, तो राष्ट्रीय चर्च बन चुका था, राज्य के अधीन हो चुका था। तो अब राजतंत्र की ट्यूनिंग फिर कुलीन वर्ग और चर्च से जो बदला हुआ कुलीन वर्ग और चर्च था, और कुलीन वर्ग और चर्च भी पहले की तुलना में बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइजिंग हो चुका था मोनार्की के साथ। तो अब मोनार्की ने क्या किया कि इन्हीं दोनों के साथ अपना गठबंधन बना दिया। फिर इसको कहते हैं राजनीतिक समीकरण में बदलाव। और राजनीतिक समीकरण में बदलाव आ गया, जो पहले मध्य वर्ग और राजतंत्र के बीच का गठबंधन था, वो गठबंधन ऑटोमेटिकली टूट गया, और फिर एक नया गठबंधन, नया समीकरण बन गया जब राजतंत्र ने फिर अपने पुराने शत्रु के साथ ही गठबंधन स्थापित कर लिया। वो था राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या कुछ विभ्रम में लग रहे हो, समझ रहे? तो राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च, अब इनके साथ गठबंधन इसने स्थापित कर दिया। फिर भी मध्य वर्ग दबा नहीं। मध्य वर्ग ने तीनों के सामने मांगों की एक तालिका रख दी, कोड ऑफ कंडक्ट रख दिया कि आप राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कीजिए, आर्थिक क्षेत्र में ऐसा कीजिए, सामाजिक क्षेत्र में ऐसा कीजिए। एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि आपको यह सब करना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या, हम तो नहीं सहन कर। तो ये जो मध्य वर्ग के द्वारा उन तीनों को जो दिया गया अल्टीमेटम था, प्रकारांतर से यही प्रबोधन था। अब इसको चाहे आप जितना भी मन लुभावन नाम दे दीजिए, यह जुड़ा हुआ था मध्य वर्ग से। मध्य वर्ग में तो आप व्यापारी ही नहीं थे, बहुत सारे शिक्षित लोग भी, क्योंकि आप शिक्षा चर्च के नियंत्रण से मुक्त होकर अब सेकुलर शिक्षा में शिक्षा स्वतंत्र हो गई थी, तो उसको मध्य वर्ग भी संरक्षण दे रहा था। मध्य वर्ग के पास धन था तो शिक्षा भी मिली, तो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग मध्य वर्ग में तैयार हो गया था। तो आप देखोगे इस काल में बहुत सारे चिंतक में, ब्रिटिश चिंतक में आप देखोगे जॉन लॉक है, फ्रांसीसी चिंतक में देखोगे मॉन्टेस्क्यू है, डिडरो और जीन जैक्विस रूसो। तो रूसो बेसिकली वह था तो जेनेवा का नागरिक, लेकिन आ गया था फ्रांस और पेरिस में ही सट गया था। वोल्टेयर एक महत्वपूर्ण चिंतक था, जो फ्रांसीसी चिंतक था, जिसका नाम था वोल्टेयर। और इधर ब्रिटेन में एक आर्थिक चिंतक था, जिसका नाम था एडम स्मिथ। अब अगर इन सभी चिंतकों की वार्ता आप सुनोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये सभी चिंतक जितनी भी बात करते हैं वो मध्य वर्ग के हितों की बात करते हैं। मध्य वर्ग के हितों की बात, तो मध्य वर्ग के हितों की बात ये चिंतक कैसे करते हैं? जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं। मध्य वर्ग क्या चाहता है? मध्य वर्ग चाहता है संवैधानिक राजतंत्र। क्या आपको लगता है मध्य वर्ग प्रजातंत्र चाहता है? कितने लोग इस पक्ष में हो कि मध्य वर्ग प्रजातंत्र नहीं चाहते? इतने लोग, वाह, वेरी गुड। अब धीरे धीरे सोचने वाला प्राणी बन रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा? नहीं, बहुत अच्छी बात। तो अब आप यह भी हमें बता दें कि मध्य वर्ग आखिर क्यों नहीं चाहता है प्रजातंत्र? क्या समझ में आ रहा? मध्य वर्ग क्यों नहीं चाहता? क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब होगा वन मैन वन वोट, सभी की समानता। तो उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो आ गया। आज भी देख रहे हो कि जब भारत को आजादी मिली और सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार स्थापित हुआ, तो जितनी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक पद थे धीरे धीरे मिश्रा, शर्मा, है ना, वर्मा, सब लुप्त हो गए, क्योंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जिसका है वो सत्ता में जाएगा, वह मुख्यमंत्री बनेंगे, वह मंत्री के पद पर जाएंगे। तो सत्ता त्यागने में तो यार बहुत कष्ट होता है। अब जब तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसी दुविधा के कारण यह दुविधा मुस्लिम कुलीन वर्ग में सर सैयद अहमद खान के साथ शुरू हुई, और जिन्ना अंत में बांट ही दिया देश को। यही दुविधा के कारण उसको लगा कि भाई हम मुगल शासक वर्ग के रहे थे, हम लोग हुकूमत किया था पूरे मध्यकाल में, अब तो प्रजातंत्र का युग आ रहा है। 1882 में जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन की सरकार ने लागू की, जिसमें पहली बार वोट की राजनीति लागू की, तो सर सैयद अहमद खान के कान खड़े हो गए। वो संयुक्त प्रांत के मुस्लिम कुलीन और भूमि जागीरदार भी थे और प्लस सरकारी सेवा में भी रहे थे। तो उनका यह कहना था कि भाई वोट अगर इसका आधार बन जाएगा तो जितने भी पद हैं राजनीतिक पद, सभी अमुक अमुक बागों से भर जाएंगे जो हिंदू होंगे, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। इसलिए हम दो कौम है, हिंदू और मुसलमान, और दो वोट है, एक वोट इनका, एक वोट उनका। सारा निर्णय इस पर लीजिए, आप वन मैन वन वोट के आधार पर निर्णय मत लीजिए, नहीं तो हम बर्बाद।
और वहीं से उनका जो अलगाववाद शुरू हुआ, उसकी तार्किक परिणति जिन्ना के द्वि राष्ट्रवाद के सिद्धांत में आ गई। और सावरकर महोदय ने धोखे से जिन्ना के काम को इजी बना दिया, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। जैसे तुम डरोगे और उधर अल्पसंख्यक समूह के नेता कह रहे हैं कि देखिए आपके साथ अन्याय हो रहा है, बहुसंख्यक समूह वाले को समझाना चाहिए नहीं भाई अन्याय नहीं हो रहा है, हम लोग बराबर हैं, तुम इतना रहते हो। बहुसंख्यक समूह वाले इधर कह देते हैं कि हम एक हैं, वो कहते हैं देखिए देखिए मैं कर रहा हूं, बोल रहे हैं। अब पूरी इतिहास की विडंबना यह है, और जब मैं देखता हूं पेपर में पढ़ता हूं, स्लोगन सुनता हूं, मैं सर पीट लेता हूं कि क्या ये हो रहा है। ये तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार। जो घर का मुखिया होता है वो तो जानबूझ के उदन सदस्य को चाबी देता है, ठीक है तुम्हें चला हटाओ। जब गांधी ने कहा था कि ठीक है जिन्ना कोई प्रधानमंत्री होने दीजिए, तो गांधी क्यों करे थे? घर के मुखिया की तरह करे। लेकिन नाथूराम गोडसे जैसे लोगों का दिमाग इतना परिपक्व हो तब तो समझे। तो गोडसे तो उसके लिए हर उसके जो सिंपैथाइजर उन्हें देख के लगता है, सिंपैथी के एक भी शब्द निकलते हैं राष्ट्रपिता गोली से मरे। आश्चर्य की बात है कि जिन्ना को जितना पाकिस्तान में प्रतिष्ठा है, जिन्ना के में पाकिस्तान में कोई नहीं बोल सकता है, कायदे आजम है वो। जिन्ना को जो प्रतिष्ठा पाकिस्तान में है, कैन यू नॉट इमेजिन। जिन्ना के में जो भी नेता बोलेगा वो चुनाव हारे, इतना सम्मान। इसलिए हमेशा दक्षिणपंथी होना थोड़ा लाभदायक होता है, उग्र नेता होना, क्योंकि उसके कुछ बड़ा प्रचंड फॉलोअर्स हो जाते हैं। कभी हिटलर का रुतबा अगर देखना हो तो किसी मूवी में देखोगे, जब हिटलर आता था तो जर्मन जनता का क्या सम्मान था हिटलर के लिए, आपको आश्चर्य होगा। जब जर्मनी ध्वस्त हो गई थी युद्ध में लड़ते लड़ते, लेकिन कहीं से उसके आगे विद्रोह नहीं हुआ था। बंकर में बैठकर हिटलर लड़ता रहा जब तक आत्महत्या उसने नहीं करी, तब तक पूरे पब्लिक सपोर्ट हिटलर के साथ। आश्चर्य होता है कि क्या हीरो वर्शिप की भाव। तो मैं आपको बता रहा था कि मध्य वर्ग इसी दुविधा से गुजर रहा था कि निम्न वर्ग को मताधिकार न मिले, तो राजनीतिक क्षेत्र में कहता था संवैधानिक राजतंत्र। तो आपके दिमाग में होगा संवैधानिक राजतंत्र का स्वरूप कैसा होगा? तो स्वरूप ऐसे होगा कि एक राजा होगा, राजा अपने मंत्रियों की सहायता से शासन करेगा, उसके मंत्री निर्वाचित विधानमंडल से लिए जाएंगे, लेकिन निर्वाचित विधानमंडल सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर नहीं होगा, या जो विधानमंडल बनेगा उसमें सभी को मत देने का अधिकार नहीं होगा, सीमित मताधिकार होगा। एक खास प्रकार की संपत्ति धारण करने वाले ही मत देंगे, बाकी लोगों को मताधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से राजतंत्र से सत्ता सिमटकर मध्य वर्ग तक आई। आर्थिक क्षेत्र में उनका कहना था मुक्त अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वाणिज्यवाद था। वाणिज्यवाद में व्यापार पर नियंत्रण किसका होता था? राजतंत्र का। वही निर्धारित करता था कि कितना निर्यात किया जाए, कितना आयात किया जाए। इसने कहा कि नहीं, हमें मुक्त अर्थव्यवस्था चाहिए। आपको याद है कि वाणिज्यवादी दर्शन जो मैंने बताया था बड़ा ही खतरनाक आर्थिक दर्शन था, आपको याद आ रहा है? ओके, तो वो जो खतरनाक आर्थिक दर्शन था उस पर हम आएंगे। पहले एक बात उससे पहले बता दूं, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रबोधन का चिंतन है उसका आधार तो उभरता हुआ मध्य वर्ग तैयार कर रहा है, और मध्य वर्ग को सहायता मिल रही है वैज्ञानिक क्रांति से। वैज्ञानिक क्रांति से कैसे सहायता मिल रही? तो 16वीं सदी में जब पुनर्जागरण हुआ था, तो पुनर्जागरण के साथ वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहन मिला था। तो वैज्ञानिक चिंतन को क्यों प्रोत्साहन मिला था? तो आपको मैंने जो रूढ़िवादी तर्कशास्त्र या स्कॉलास्टिक फिलॉसफी बताई थी वो अभी दिमाग में आ रहा होगा क्या? पीछे बैकग्राउंड में मैंने बताया था कि अरस्तु की शिक्षा पर आधारित था, और इसका कहना था कि मनन और चिंतन ही ज्ञान प्राप्त करने का साधन। और मनन और चिंतन के आधार पर इसने यह तय कर दिया था कि पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा ले। तो उसी का खंडन में आपने देखा कि पहले कोपरनिकस, लेकिन कोपरनिकस नहीं बोल पाया, गैलीलियो ने कहा तो उसको विचार वापस लेना पड़ा वगैरह वगैरह। तो खैर मैं आपको यह बताना चाहता कि 16वीं सदी में बहुत सारे वैज्ञानिक चिंतक हुए थे, जिसमें आप देखेंगे कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, विलियम हार्वे, इस तरह के वैज्ञानिक हुए थे। तो 16वीं सदी में जो वैज्ञानिक अन्वेषण हो रहा था उसने 17वीं सदी में एक वैज्ञानिक क्रांति का रूप ले लिया था। अभी भी सरप्राइज कि व्हाट इज द वैज्ञानिक क्रांति, वैज्ञानिक रेवोल्यूशन क्या है? तो वैज्ञानिक क्रांति का मतलब हुआ कि अब पहले क्या था कि जो विज्ञान था वह एक सैद्धांतिक शिक्षा को बोलता। सैद्धांतिक शिक्षा मतलब थियरी, जैसा न्यूटन था, जो लॉज ऑफ मोशन है वो हम लोग भी पढ़े हुए हैं, तो उसका एप्लीकेशन से हम लोग को क्या मतलब? वो तो जो हायर स्पेस पर या बाकी फिजिक्स में जो हायर रिसर्च करते हैं वही उसकी बात करते हैं। उसी प्रकार से उस समय जो पहले वैज्ञानिक शिक्षा थी 16वीं सदी में, उस 17वीं सदी में तकनीकी के साथ जुड़ गई। अब विज्ञान का उपयोग तकनीकी में होने लगा और बहुत सारे वैज्ञानिक सोसाइटी बनी। जैसे 1660 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बना, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। फिर बना फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस, उसमें 600, 700, 1000 साइंटिस्ट सिट टुगेदर करते थे। 600, 700,000 साइंटिस्ट एक साथ बैठते थे और एक साथ बैठकर और तब तकनीकी के लिए काम करते थे। तो खैर ये साइंटिफिक घटना है, इसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर किसी भी समुदाय में इस तरह से तकनीकी और विज्ञान की प्रगति हो रही हो तो मानव चेतना पर तो उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अब आप समझ सकते हो, चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है? चार्ल्स डार्विन का कितने लोगों ने सुना है? वेरी गुड, इसी तरह सुनते रहना। तो चार्ल्स डार्विन में आगे बताऊंगा 19वीं सदी में जैसे चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत आया, उसमें भी लोगों की चेतना पर प्रभाव छोड़ा। फ्राइडियन मनोविश्लेषण आया 20वीं सेंचुरी के आरंभ में, जब सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया उसका भी मानव चिंतन पर प्रभाव पड़ा। उसी तरह से 17वीं सदी में जो वैज्ञानिक क्रांति हुई उससे मानव चिंतन का प्रभाव पड़ा और उसे धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन मिला। क्योंकि प्रकृति पर जो बातें कही गई उस पर से रहस्य का पर्दा हटा। तो प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटा तो क्या हुआ कि पहली बार लोगों ने जाना कि देखिए, पहले लोग ये समझते थे कि यह संसार का निर्माण ईश्वर ने किया था और इस संसार को ईश्वर चला रहे। हालांकि उन्होंने इस सिद्धांत को चैलेंज नहीं किया कि यह संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है या नहीं किया है, लेकिन हाँ उसमें नहीं टकराए, अचानक से इतने रेडिकल नहीं हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि हो सकता है ईश्वर ने संसार का निर्माण किया, उस पर मैं विवाद नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वर्तमान में कोई ईश्वर इस संसार को नहीं चला रहे, बल्कि ईश्वर एक ऐसे घड़ी साज थे, वॉच मेकर, जिसने घड़ी बनाकर टाइमिंग फिक्स कर दी। अब घड़ी अपने नियमों से चल रही, उसमें किसी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं। तो प्रकृति अपने स्वतः चालित नियमों से चल रहा है, इसमें किसी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं। ओके, स्वतः चालित नियम से। अब यह विचारधारा तो विज्ञान में भी मानव चिंतन पर इसका प्रभाव पड़ा, इसका फायदा उठा लिया उभरता हुआ मध्य वर्ग। मध्य वर्ग ने तुरंत डिमांड कर दिया कि देखिए, जब प्रकृति के नियम शाश्वत का मतलब इटर्नल, जब प्रकृति के अपने नियम है और प्रकृति अपने स्वतः चालित नियमों से चल रहा है, तो आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मामले में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं?
राजतंत्र क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, चर्च क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। राजनीतिक आर्थिक सामाजिक ढांचे को अपने नियमों से चलने दो। विज्ञान के नियमों की तरह इनके भी नियम है, अपने नियम से परिचालित होंगे, इसमें आप दखल अंदाजी ना करें। वो उसी तरह की बात है जैसे आपने अपने पिताजी से डिमांड किया है कॉस्टली मोटर बाइक देने की, आपने नहीं किया होगा, मैं उदाहरण देता हूं। आपके पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं बेटे अभी तुम पर इतना खर्च है, तुम्हारे भाई बहन की एजुकेशन पर खर्च चाहिए, वो अभी नो मोटर बाइक नहीं दे सकता, देखो आगे जब, तो आप सहन कर लेते हो। तभी देखते हो कि आपके पिताजी को ऑफिस में काम करने वाले में से जो छोटे अधिकारी है उसने अपने बेटे को उससे भी कॉस्टली मोटर बाइक गिफ्ट कर दी। अब आपको एक बहाना मिल गया, आपने कहा जब आपके अंडर अधिकारी अपने बेटे को मोटर बाइक दे सकता है तो आपने हमें क्यों नहीं दिया। वही मध्य वर्ग का कहना है वहां जब ईश्वर दखलंदाजी नहीं कर रहे तो आप क्यों दखलंदाजी कर, ये बहाना मिल गया। इच्छा तो पहले से ही थी, दैट वाज एन एक्सक्यूज। तो इस तरह से सामाजिक आधार मध्य वर्ग तैयार कर रहा है, उसका वैचारिक आधार वैज्ञानिक क्रांति तैयार कर रहा है। डिमांड आया, राजतंत्र की शक्ति सीमित हो, आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ जैसा चिंतक आ गया। तो एडम स्मिथ ने कहा कि देखिए जिस तरह प्रकृति के अपने शाश्वत नियम है उसी प्रकार से बाजार के भी अपने शाश्वत नियम है। बाजार मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार चलता है, बाजार मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार चलता है। और वह नियम है हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। बाजार को अपने नियमों स्वतः चालित नियमों पर छोड़ दो, मांग और पूर्ति के माध्यम से बाजार संतुलित करेगा। अगर इंसान उसमें हस्तक्षेप करेगा तो वह डिस्टॉर्ट होगा। डिस्टॉर्ट का मतलब उसमें विद्रुपता आएगी। जैसे आप अगर चाहोगे हस्तक्षेप करके उसको गति दें तो आप उल्टा उसको एक गलत दिशा दे दोगे। इसलिए बाजार को अपने नियमों के अनुसार चलेगा। एक बात आपको जो मैंने वाणिज्यवादी आर्थिक दर्शन बताया था उसमें मैंने बताया था कि एक आर्थिक दर्शन के रूप में आप देखेंगे तो वाणिज्यवाद आपको एक खतरनाक आर्थिक दर्शन दिखेगा। उसका खतरनाक होना याद है, उसका खतरनाक पहलू क्या था? अच्छा हाँ, मैंने एक देश का लाभ दूसरे देश की हानि पर निर्भर करता है और अगर एक देश लाभ में रहेगा तो दूसरे देश को हानि होगी। इसलिए आपको कृत्रिम उपायों के सहारे निर्यात को बढ़ाना चाहिए और आयात में कटौती करनी चाहिए। याद यही था। इसमें खतरनाक पहलू क्या है जरा याद करिए तो। हाँ, अगर सभी चाहे हम बेचें और खरीदें कम और बेचें ज्यादा तो क्या होगा? इंटरनेशनल इकोनॉमी में प्रकार का डिसलोकेशन आ जाएगा। पता है कौन सा? 90। हाँ सही समझ लो, आप लोग प्रबुद्ध हो चुके हो, हमें आज समस्या कम होगी। इसलिए पार्ट फर्स्ट में कंपल्सरी इसलिए करवाता हूं कि पार्ट 2 से बड़ा सुगम हो जाता है। पार्ट फर्स्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन पार्ट फर्स्ट आप तो जानते हो मछली को पकड़ने के लिए उसका जाल बहुत दूर से फेंकना पड़ता है तब मछली पकड़ना है। अब यहाँ से पार्ट 2 फिर पार्ट 3 जुड़ेगा, पार्ट 4 जैसे जैसे जुड़ता जाएगा आप इंजॉय करते जाओ। और अंतर अनुशासनात्मक वाला जो ब्लॉक में दिया हुआ है मेरे मैटर में, आप लोग आप तो हो सकता है आज आप लोग थोड़ा सा टेस्ट के लिए बिजी होंगे, पहला टेस्ट होगा, हाथ पांव भी फूल रहे होंगे, रात में भी हल्की सी नींद उष्टी होगी कि भाई कल क्या होगा पता नहीं, क्या पूछा जाएगा। लेकिन आप देखोगे प्रश्न तो बड़ा इत्मीनान लगा होगा कि हाँ ठीक है आइडिया आ रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा होगा। तो वही होता है, टेस्ट देते रहने से थोड़ा भय दूर होता है। टेस्ट का नाम सुनकर थोड़ा भय होता है, लेकिन उसके बाद जब तुम देते रहोगे तो फिर इसमें यूज अप हो जाओगे। और मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको देता चलूंगा, तो आप एक एक स्तर से भी क्वेश्चन मेरा असिस्टेंट उसको अपना एग्जामिन करता रहेगा। तो इस प्रकार से आप हाँ, तो मैं अब उसका उत्तर मैं क्लास नहीं बता दिया करूंगा, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। मतलब उसका मॉडल आंसर देने का फायदा नहीं। तो ये मॉडल आंसर मैं इसका दे दूंगा, ये जो आप आज का टेस्ट लिया है। तो लेकिन वो जो क्लास में करूंगा वो मैं क्लास में उसका उत्तर की दिशा में पूछने के बाद आप लोग खुद समझ जाओगे। हाँ ये पूछने के बाद आप दूसरे को गाइड करोगे। अच्छा मैं अब बताता हूँ कैसे लिखा जाता है। क्या उसमें कोई बड़ी चीज थोड़ा है। अच्छा स्टार्टिंग करिए, ज्ञान होगा तो आप लिखोगे, ज्ञान नहीं होगा तो कोई लिखने का क्या कहे। और शरीर में स्टेमिना नहीं होगा और कहेगा कि 200 फीट रस्सी के ऊपर चढ़िए तो पहले हाथ में तो ताकत होनी चाहिए। तो कोई कहेगा 200 फीट रस्सी पर चढ़ने की आप हमें युक्ति बताइए, तो पहले कहेंगे पहले शरीर में ताकत लेकर आइए, हाथ में इतना बल लेकर आइए कि आप इसको खींच सकें। तो वही राइटिंग का होता है। राइटिंग अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। जैसे देखो दो तरह का उदाहरण बताता हूँ। जैसे कई लोग होते हैं अच्छे कुक होते हैं तो मात्रा जानते हैं कितना किसको मिलाना है, तो बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। और जिसको बहुत नहीं कुकिंग करना है, जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हम लोग तो नहीं आती थी, अब 2-3 पार्टनर्स रहते थे तो कुक कभी नहीं आया तो अकेले पड़ गए। तो जो जो सामग्री मिलती थी अच्छी तरह बटर डाल दिया, थोड़ा उसमें आलू मिला के डाल दिया, जो सब टेस्टी चीजें होती प्याज काट के खूब डाल दिया और प्रेशर कुकर में डाल के भून के सीटी लगवा दी, वो भी स्वादिष्ट लगता है। सामग्रियां अच्छी गिरी हुई है ना उसके अंदर, तो उसका टेस्ट वो भी टेस्ट लेने से स्वादिष्ट लगता है। वही बात लागू होती है राइटिंग की। आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, कंटेंट अच्छा रहेगा, तो आगे डालो पीछे डालो, केवल विरोधाभास नहीं आना चाहिए। आगे पीछे कहीं डल जाता है, पढ़कर संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये अच्छा बच्चा, और फिर आप पहुंच जाते हैं। तो इसलिए राइटिंग कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, उसमें है कि जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी वो खुद डेवलप करता चला जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि एडम स्मिथ ने खतरनाक दर्शन को कैसे एक्सपोज किया है। जो आप अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण जहां देखा है ना, उस अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण को लाख में पढ़ा करना। जैसे प्रबोधन ने पूरा पढ़ लिया और ब्लॉक में आपको लिखा हुआ एक दूसरे कलर में होगा, वो दूसरे विषय से, जैसे अर्थशास्त्र के बारे में बताएगा, जैसे वो आपको बताएगा संविधानवाद के बारे में, ब्रिटिश संविधान के बारे में, थोड़ा सा अमेरिकन संविधान के बारे में। ये सब चीजें आगे अमेरिकी क्रांति पर होगी। वो सभी चीजें मैंने अन्य विषयों से जोड़ने के लिए अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण दिया है। तो उसको मैं वो मेरे पूरे स्कीम में डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, उसका इनडायरेक्ट लिंक बनेगा, तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, वहां आप लोग पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। वहां पर तुम एडम स्मिथ जो ब्लॉग में वो पढ़ना, तो एडम स्मिथ ने वहां पर जो विचार दिया है वो खतरनाक आर्थिक दर्शन का जवाब है। उसने क्या कहा है? एडम स्मिथ ने कहा कि देखिए ये गलत है। उसने कहा कि अगर जैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसमें आप कहते हो ए बी सी डी ये देश है, आप बोलते हो कि एक देश का लाभ दूसरे देश के घाटे पर डिपेंड करेगा। तो उसने कहा एडम स्मिथ ने कि यह गलत है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश का लाभ होगा दूसरे देश का घाटा होगा, तो जिसे घाटा होगा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निकल लेगा, और अगर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निकल लिया तो सभी को फिर घाटा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही ठप हो जाएगा। जैसे अगर मान लो तुम बार बार जाते हो, बार बार तुम्हें घाटा होता, तुम कहोगे गुड बाय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने खुद से ही काम चलाएंगे, तो कहां से परचेज करोगे? तो एडम स्मिथ का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंततः सभी को लाभ हो सकता है, बशर्ते इफ यू आर गोइंग टू फॉलो द फ्री ट्रेड पॉलिसी, मुक्त व्यापार। आप अगर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को अपनाते हैं तो सभी को फायदा होगा, सभी को लाभ मिलेगा। तो मुक्त व्यापार के सिद्धांत को अपनाने से सभी को लाभ कैसे मिलेगा? तो उसका उसने एक फार्मूला दिया। देखो फार्मूला क्या है।
उसका फार्मूला है कि देखो ये एक्स कंट्री, सॉरी एक मिनट, ये एक कंट्री, या एक कंट्री है, ये फार्मूला को गौर से देखना, मैं फिर पूछ लूंगा, नहीं समझो तो फिर बता दूं। ये बी कंट्री, तो उसका कहना था जैसे एक कंट्री है, इसका स्पेशलाइजेशन है एक्स के प्रोडक्शन, जैसे आप किसी को जूता के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन है, किसी को मोटर बाइक के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन है, इसका स्पेशलाइजेशन है एक्स के प्रोडक्शन में और इसका स्पेशलाइजेशन है वाई के प्रोडक्शन। तो अगर यह एक यूनिट लेबर और कैपिटल, अब चाहे यूनिट जो हो, तो आपको समझाने के लिए, अगर यह एक यूनिट लेबर और कैपिटल लगाता है तो यह एक एक्स का प्रोडक्शन करता है। अब अगर यह चाहेगा कि हम वाई का प्रोडक्शन करें, तो चूंकि वाई के प्रोडक्शन में इसका स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसलिए अगर यह 10 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाएगा तो एक यूनिट वाई का प्रोडक्शन करें। मेरी बात यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि आपको स्पेशलाइजेशन नहीं है, आप बिठा जाकर वहां हाथ डाल रहे हो जहां आपको नहीं डालना चाहिए। तो आप 10 यूनिट लेबर और कैपिटल लगाओगे तो आपको एक यूनिट वाई मिलेगा। इसका स्पेशलाइजेशन वाई में है, या एक यूनिट लेबर और कैपिटल लगाएगा तो एक वाई का प्रोडक्शन करेगा। अब इसकी मर्जी हुई कि मैं एक्स का प्रोडक्शन करूं, तो इसका स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो ये 10 यूनिट लेबर कैपिटल लगाया तो इसको एक एक्स का प्रोडक्शन हुआ। तो उसने कहा कि अब टोटल आप लेबर और कैपिटल को जोड़कर देखिए तो 11 यूनिट और 11 यूनिट लेबर कैपिटल लगे, प्रोडक्शन हुआ 2x और 2y का। अब चलिए दोनों कंट्री अपना विचार बदल ले, यह तय करे कि हम केवल x का प्रोडक्शन करेंगे और ये अपने 11 यूनिट लेबर और कैपिटल x के प्रोडक्शन में लगा दे, तो इसको 11x का प्रोडक्शन ही कर देगा। और यह अपने पूरा जो लेबर है उसको यह y के प्रोडक्शन में लगा दे जितना भी इसका पास लेबर कैपिटल है, और यह 11 यूनिट लेबर कैपिटल लगा दे तो इसको 11 y का प्रोडक्शन कर पाएगा। तो बताइए कहां 2x और 2y का प्रोडक्शन हो रहा था, अब 11x और 11y का प्रोडक्शन होने लगा। तो उसने लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब है कि दुनिया में अब समृद्धि आ जाएगी, क्योंकि दुनिया को अब 2x और 2y के बजाय मिला 11x और 11y। इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कीमत तो दुनिया के स्तर पर गिरेगी। और कहना है कि अब तुम्हारे मन में सवाल यह खड़ा होगा कि अब इसको 1 यूनिट y की जरूरत हो और इसको 1 यूनिट x की जरूरत हो, तो कहा फिर बदल कर ले, एक्सचेंज, व्यापार। व्यापार के माध्यम से आप जूता में स्पेशलाइजेशन तो आप जूता का प्रोडक्शन करें, इनको टोपी में स्पेशलाइजेशन तो टोपी का प्रोडक्शन करें, और चलिए तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार, फ्री अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड से सभी को फायदा हो। कोई जूता बेच के फायदा कमाएंगे, कोई टोपी बेचकर। मेरी बात समझ में आ रही है कि इसमें बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है। एडम स्मिथ पर बड़ी आलोचना हुई है इसकी भी, इसके इस सिद्धांत की भी। जैसे इसी आधार पर ब्रिटिश हम लोगों को बेवकूफ बनाते थे, हमें कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और तैयार माल का आयातक। और जब हम लोग कहते थे तो ये बोलते थे कि देखो भाई, आपका स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर फील्ड, आपका स्पेशलाइजेशन कृषि के क्षेत्र में। अब आप अगर हमारी तरफ उद्योगों के क्षेत्र में उतरोगे और चाहोगे उद्योगों के क्षेत्र में आप इतना प्रोडक्शन कर लो, तो आप हमारे साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए। तो हम मैन्युफैक्चर जो विनिर्मित उत्पाद है उसका स्पेशलाइजेशन है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया। और आपका स्पेशलाइजेशन कृषि उत्पाद में है, तो आप देखिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पाद बेचा और मुनाफा कमाया। लेकिन आगे चलकर जब डेवलपमेंट की अवधारणा आई, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क है, समृद्धि और विकास। क्योंकि जब ग्रोथ आपका सस्टेनेबल नहीं है, आप अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो आपकी इकोनॉमी लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। जब कच्चे माल के निर्यातक हैं और तैयार माल के आयातक हैं, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अस्थायी रूप से अलाभप्रद स्थिति, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वाला हमेशा अपर हैंड रखेगा। तो इनका जो थियरी है उसकी आलोचना आगे हुई है, लेकिन ध्यान रहे इसे क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्लासिकल, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार, फ्री इकोनॉमी। एक टर्म इसने जन्म दिया, लेसेज फेयर। यह महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है, आपको याद रखना है। यह यात्रा चलेगी वर्तमान युग तक, लेसेज फेयर, यही जिसको कहते हो नव उदारवादी आर्थिक नीति। आज बोलते हो नव उदारवादी। तो कोई अगर बोलता है हमारे छोटे चाचा, तो आप मन में तय कर ले तो इनके बड़े चाचा कभी ना कभी तो रहे होंगे। तभी छोटे चाचा, कोई एक चाचा वाला व्यक्ति छोटे चाचा नहीं बोले, तो किसी ने छोटे चाचा कहा तो उसके बड़े चाचा रहे। तो अगर आप कहते हो नव उदारवादी आर्थिक नीति, इसका मतलब एक पुरानी उदारवादी नीति रही होगी, तो वह उदारवादी नीति का जनक है। इसको उदारवादी आर्थिक नीति कहते हो, यही मुक्त फ्री। और इसमें एडम स्मिथ के सिद्धांत में आगे और भी कंट्रीब्यूशन अलग अलग विद्वानों ने दिया है, जिसमें आप कहोगे हैवर्लर एक नाम है, एक डेविड रिकार्डो है, डेविड रिकार्डो अर्थशास्त्री है, हैवर्लर है। तो इन सभी ने भी एडम स्मिथ की जो आर्थिक विचारधारा है उसमें योगदान दिया। तो क्लासिकल अर्थशास्त्र का विकास यहीं से हुआ है। तो मेरे विचार से यहां समझ में आ गया। किसी को यहां दिक्कत है तो बोलो, क्लियर हुआ ये? तो ये देखो, ये आर्थिक उसी प्रकार से संवैधानिक राजतंत्र की अवधारणा दी, तो दुनिया में तो सबसे पहले संविधानवाद यहीं से आया। संविधानवादी इसी रूप में आ चुकी। इनलाइटेनमेंट में ये मामला, ये बात सबसे पहले उठाई। सबसे पहले प्रबोधन ने कहा कि राजतंत्र की शक्ति को सीमित होनी चाहिए और लोगों को भागीदारी होनी चाहिए सरकार। तो सरकार में भागीदारी की मांग तो सबसे पहले प्रबोधन ने की। और सामाजिक क्षेत्र में इसकी मांग थी व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मैंने व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो जो वॉल्टियर है, वो वॉल्टियर ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की थी। उसने कहा था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब राजतंत्र की निरंकुशता, चर्च के विशेषाधिकार और जो कुलीन वर्ग है उसके हक धर्म, जो कुलीन वर्ग का जो विशेषाधिकार है और चर्च के विशेषाधिकार, उनको जब समाप्त किया जाएगा तभी लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार के जो तीनों अंग है, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, इन तीनों को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। और उसी ने एक पुस्तक लिखी थी, स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज, आपने स्पिरिट ऑफ लॉज का नाम सुना होगा, जो पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड के होंगे। तो स्पिरिट ऑफ लॉज उसकी महत्वपूर्ण कृति है। दिदरो है, उसने विश्व कोश की रचना की, उसने भी निरंकुश शासन व्यवस्था पर चोट की। फिर आता है जॉन लॉक। जॉन लॉक ब्रिटिश चिंतक है, उसने भी सीमित राजतंत्र की अवधारणा दी। एडम स्मिथ ने मुक्त अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी। इस प्रकार से तुम देखोगे यही है प्रबुद्ध चिंतक। तो इसका प्रभाव तो यूरोप पर पड़ना ही चाहिए, क्योंकि पहले जहां निरंकुश राजतंत्र था उसकी जगह प्रबुद्ध राजतंत्र की अवधारणा आ जाएगी। वाणिज्यवाद की जगह मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आर्थिक क्षेत्र में आ गया और सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति के अधिकारों की बात हुई। अब आप देखोगे प्रबोधन ने, चूंकि
इनमें एक तरह का मानववाद की भावना है। मानववाद मतलब जन सामान्य के मतलब यह बताता है कि सांसारिकता और लोगों के कल्याण पर बल देता है। इसलिए तुम देखोगे इस काल में कैदियों के प्रति भी नरम व्यवहार किया जाने लगा। कुछ जो लॉज थे, कठोर लॉज थे, उसको भी नरम बनाया जाने लगा। मतलब इसकी कोशिश यही रही कि हम ज्यादा से ज्यादा, और यह शुरू हुआ यूरोप में। इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन और फ्रांस से आरंभ हुआ और यह यूरोप के बड़े क्षेत्र में फैल गया। लेकिन इसकी सीमा यह थी कि एक दो बातें तुमने, जैसे पीछे भी तुमने देखा था पुनर्जागरण, या पुनर्जागरण के बाद आपने धर्म सुधार ही देखा, तो धर्म सुधार को तो खैर छोड़ दो, पुनर्जागरण देखा, पुनर्जागरण के बाद प्रबोधन को देखा। तो मैंने जो पहले दिन बताया था कि अब जो एशियाई अफ्रीकी देशों में जो बहुत सारे हिस्टोरियंस काम करते हैं, वो हिस्टोरियंस कहते हैं कि देखिए जब हम विश्व इतिहास का या यूरोप का अध्ययन करते हैं तो यूरोप के केवल प्रकाश वाले पक्ष को ही नहीं देखा जाना चाहिए, अंधकार वाले पक्ष को भी देखा जाना चाहिए। अब अंधकार वाला पक्ष क्या है? तुम देख रहे हो यूरोप जिस समय स्वयं स्वतंत्रता और समानता की बात कर रहा है, उस समय दुनिया के बाकी महाद्वीपों को लूट रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? विरोधाभास है ना। आप एक तरफ अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, अपने नौकरों को दबा रहे हो, ये तो जस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूरोप का जो आधुनिकीकरण है, उसका एक खामी, सबसे बड़ी खामी, कभी तुमको दुनिया अगर लिखना हो तो कहोगे प्रबोधन को आधुनिकीकरण से जोड़ा जाता है। और आधुनिकीकरण का मैं एक चीज बता देता हूं। अब कोई अगर आपसे पूछे कि अच्छा आधुनिक क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न, तो क्या कहोगे? अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल यह उठाए कि भाई हम चाहते हैं आधुनिक, तो आधुनिक का क्या मतलब? मानववाद और तत्ववाद, सही याद रखा। अब तुम लोग भी धीरे धीरे समझदार हो रहे। तो मानववाद और तत्ववाद आएगा तो सांसारिकता का महत्व बढ़ेगा। उसकी अगली कड़ी है आधुनिक। जैसे देखते हो आधुनिक तो मॉडर्निटी, तो उसकी अगली कड़ी जो आधुनिकता की है वह है संवैधानिक राजतंत्र, मुक्त अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवाद। मुक्त अर्थव्यवस्था से ही पूंजीवाद आना है, व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का डिमांड जुड़ गया आधुनिकीकरण से। पहले मानववाद और तत्ववाद तुमको परलोक से इस लोक में लाया, और तब इस लोक के जीवन को सुखमय बनाने की बात आधुनिकता ने। इस लोक में है तो हमें इतने अधिकार चाहिए एक सुखमय जीवन के लिए, दैट इज मॉडर्निटी। उसका यह कहना था मध्य वर्ग का। अगर उनसे पूछते अच्छा सुखमय जीवन केवल आपका और इनका निम्न वर्ग का, इनका सुखमय जीवन, तो कहते चुप रहो, उसकी चर्चा मत करो। समझ रहे हो ना? ये चालाकी थोड़ी तो होती है, तो उसने चालाकी दिखा रही। तो इसमें तीन सीमा इसकी तुम कर सकते हो। एक तो जिस समय अब कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी इसी काल में आई, क्योंकि बड़े बड़े कॉफी हाउस बने थे। आज भी आप दिल्ली में सीपी में देखो, एक दो चीज का बड़ा अच्छा प्रचलन है। कभी कभी लगता है कि कितना रोमांटिक मोमेंट होगा कि कॉफी हाउस में बैठकर स्कॉलर्स लोग खूब पढ़ते थे और खूब बहस करते थे आपस में, नए नए विचारों पर विचार आता था। तो दिल्ली में भी एक सीपी में कॉफी हाउस था, उस समय ब्रिटिश हुकूमत के समय से ही चल रहा है, जब इंटेलेक्चुअल्स लोग, पहले कलकत्ता में ऐसे कॉफी हाउस बहुत थे, कलकत्ता में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, अब दिल्ली में जब इंटेलेक्चुअल्स का वहां पर बैठक होती थी, उसी तरह से लंदन में, उसी तरह से फ्रांस में, पेरिस में, हर जगह उस तरह के कॉफी हाउस बने हुए थे जहां विद्वान लोग बैठकर विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो किसी आलोचक ने कहा कि भाई ये कॉफी जो तुम पी के लंबी लंबी बहस छेड़ रहे हो, ये कॉफी तुम हमारे यहाँ से छीन कर लाए हो, मतलब हमारे यहाँ से मंगाए, ब्राजील से आता है, यहाँ से आता है, चाय चाइना से भाया इंडिया आती है, इंडिया से आती है, और हमारी ही चाय कॉफी पी के हम पर ही बहस कर, अपने पर बहस करो, अपने अधिकारों की बात करो, हमें लूट रहे। दूसरी बात यह है कि आप महिलाओं को राइट कहां दे रहे हो? आपका पितृसत्तावादी दृष्टिकोण है, आपका प्रबोधन केवल पुरुषों के अधिकार की बात कर रहा है, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहा है। महिलाओं के अधिकार कुछ ऐसी से कोई संबंध है? तो मतलब ठीक है, ओके। आप इसी बंद निकल रहे क्या? अच्छा, तो कुछ पूछना है क्या? हाथ उठा कुछ पूछना? नहीं, कुछ पूछना है? तो सर एक ऐसी कितना बंद करना है, पीछे पीछे उनको, ये वाली है, आपस में सहमति है? तो इधर भी कुछ ज्यादा बंद करवा, थोड़ी में गर्मी लगी। हाँ, तो अब आ जाइए, वो अपनी प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को चलने दीजिए, अब इधर आ जाइए। तो इन्होंने कहा तो एक महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे थे, और तीसरा दास व्यापार का तो खैर अंत हुआ, इतनी लज्जा इनको आई कि कम से कम अफ्रीकी दासों को अपना बेचा जाए, बहुत हो गया। लेकिन वही इंडेंचर लेबर अनुबंधित श्रमिक तो शुरू कर दिया, एक नए प्रकार का दास पैदा कर दिया, और निम्न वर्ग को मताधिकार नहीं दिया, तो इनका सीमा पक्ष है। तो पहले हल्का सा नोट डाउन कुछ कर लो, काम लाइक। इस पर क्वेश्चन तो तुम्हारा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हाँ समझ। हाँ हाँ, वहां वही तो यूरोपीय लोगों ने वहां के देसी लोगों का तो कोई हैसियत ही नहीं रहने दिया। वहां के देसी लोगों को तो उन्होंने दबा दिया था। हाँ, अच्छा लगता है कि मैंने लेक्चर समाप्त किया तो तुमने, हाँ अब समझदार हो गए आप लोग का। अब हम लोगों ने काफी ट्यूनिंग बैठ गए, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। तो जो दास का व्यापार कर रहे थे, अमेरिका दास ले जा रहे थे या यूरोप में दास ला रहे थे, वो सब व्हाइट लोग ही थे। अमेरिका में जो वहां के देसी लोग थे, उनको कुछ को दास बना लिया, कुछ को पराजित कर लिया, एक तो बीमारी फैलाए तो 90% लोग तो मर गए चेचक से। और फिर जो बचे उनको इन्होंने दास बना लिया या दबा दिया या लेबर के रूप में यूज करने लगे। लेकिन शासन वहां व्हाइट लोगों का ही था। दास को ले जाने ले आने का काम, बागवानी खेती में उनको लेबर की तरह काम करवाते थे, लेकिन उनका मालिक यही होते थे। अगर होता तो फिर क्या बात थी? क्या हाँ, वहां पर एक्चुअली चेचक तो पहले फैला हुआ था ना। जैसे अभी दिल्ली में लगभग हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति आ गई, लेकिन अगर यहीं से कोई ऐसे गांव में चले जाओगे जहां पर अभी तक कोरोना का कोई पेशेंट नहीं आया है, तो हमारा तेजी से स्प्रेड करेगा और बड़ा खतरा हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक धीरे धीरे शरीर में आपको रेजिस्टेंस पैदा होता है। अमेरिकन लोगों को इसका एक्सपीरियंस, यूरोपीय लोग एक्सपोज थे, चेचक तो यूरोप से ही ले गए थे ना।
एंटीडोट नहीं था, उसमें कोई वैक्सीन लेकर थोड़े घूम रहे थे। यहाँ जो आप देख रहे हो दिल्ली में जो हर्ड इम्यूनिटी वीक और वैक्सीन से थोड़ा हुई है, लोग जो सेकंड डेल्टा वाले जो एक्सपोजर हुआ उसमें लगभग लोगों को हो गए। नहीं, वह फेज पहले हो चुका था, वहां दास व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, तो वहां के जो ब्लैक लोग थे उनको अब दास के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और चूंकि अफ्रीका से बहुत सारे, जैसे अब जो बात तुम बता रहे हो साउथ अफ्रीका का है, तो साउथ अफ्रीका में क्या था, वहां के जो बंटू लोग, जो काले ऑस्ट्रिच लोग थे, वो ऑस्ट्रिच लोगों से लोग सेपरेशन, वहां पर उन्होंने एक बाद में उसको बोलते हैं, एक उन्होंने नाम दिया था पॉलिसी का, और वो पॉलिसी को बोलते हैं, नाम देते हैं अपार्थाइड, रंगभेद। तो वहां को उन्होंने कंप्लीटली सोशली सेग्रीगेट किया हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे मतलब जो फैक्ट्री था या इस तरह के काम था, तो उसमें उनको यहाँ के लेबर, ज्यादा खनन था, जो माइनिंग था, उसमें यहाँ के लेबर को काम करवाना चाहते थे। तो साउथ अफ्रीका में कुछ गिमिटियां बना के ले गए, लेकिन साउथ अफ्रीका के अलावा तो बाकी जो मॉरिशस में ले जाते थे फ्रेंच लोग, फिर कैरिबियाई जो द्वीप है जहाँ पर लैटिन अमेरिका, वहाँ ले जाते थे, तो बहुत सारी जगहों पर जाते थे। तमिलनाडु से बहुत सारे लोग गए, साउथ ईस्ट एशिया भी गए, यहाँ से ले गए, तो बहुत सारे क्षेत्रों में। तो लिखिए, तो नीचे ब्रेक देकर लिखिए, प्रबोधन से तात्पर्य है, प्रबोधन से तात्पर्य है, प्रबोधन से तात्पर्य है एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात, एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात, एक लंबे काल के अंधकार के पश्चात प्रकाश का काल, प्रकाश का काल। यह अंधकार था अज्ञानता का, यह अंधकार था अज्ञानता का, यह अंधकार था अज्ञानता का, असहिष्णुता का, असहिष्णुता, असहिष्णुता का, असहिष्णुता का, यानी इसको कहते हैं नॉन टॉलरेंस। सहिष्णुता का मतलब टॉलरेंस हुआ, और सहिष्णुता का मतलब हुआ नॉन टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के उल्टा और सहिष्णुता का, तथा अतीत के प्रति दास्ताबोध का, अतीत के प्रति दास्ताबोध का, दास्ताबोध का। बोध का। अब नीचे यहां पर लिखिएगा आधार, आधार में लिखिएगा सामाजिक, में लिखिएगा मध्यवर्ग, मध्यवर्ग, राजतंत्र, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग एवं चर्च, मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग एवं राजतंत्र, कुलीन वर्ग एवं चर्च, मांगों की एक तालिका, मांगों की एक तालिका, मांगों की एक तालिका, 16वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति, 16वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति, 18वीं सदी, 18वीं सदी, 18वीं सदी, सॉरी 17वीं, एक मिनट थोड़ा करेक्शन करना, 17वीं सदी में वैज्ञानिक अन्वेषण, 16वीं सदी में वैज्ञानिक अन्वेषण, 16वीं सदी में वैज्ञानिक अन्वेषण, 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटाया, रहस्य का पर्दा हटाया, पर्दा हटाया, प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटाया। अब नीचे आप ब्रेक दीजिए और ब्रेक देकर लिखिए, यानी प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटाया जो पीछे मैंने बताया था, 16वीं सदी में वैज्ञानिक अन्वेषण, 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति और प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटाया। नीचे ब्रेक देकर लिखिए हेडिंग कि हाँ, प्रबोधन के आधार पर विचार करने पर हमें ज्ञात होता है, नहीं लिखना शुरू करिए, हेडिंग तो ऊपर आपने डायग्राम दे दिया ना, डायग्राम को फॉलो करिए। प्रबोधन के आधार पर विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि, ज्ञात होता है कि इसका सामाजिक आधार, इसका सामाजिक आधार उभरते हुए मध्य वर्ग ने तैयार किया, उभरते हुए मध्य वर्ग ने तैयार किया, मध्य वर्ग ने तैयार किया। देखिए हाँ, एक तरफ जहां राजतंत्र स्थापित हो गया था, एक तरफ जहां राजतंत्र स्थापित हो गया था, राजतंत्र स्थापित हो गया था, वहीं मध्यवर्ग, मध्यवर्ग, मध्यवर्ग में भी अब, मध्यवर्ग में भी अब शक्ति और आत्मविश्वास आ गया था, मध्यवर्ग में भी अब शक्ति और आत्मविश्वास आ गया था।
शक्ति और आत्मविश्वास आ गया था। और उसने राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च, उसने राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के समक्ष सुधार करने के लिए, राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के समक्ष सुधार करने के लिए नई मांगे रख दी। पैराग्राफ चेंज करिए फिर। वही समय था कि 17वीं सदी में, वही समय था पैराग्राफ चेंज, जब 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति ने प्रकृति पर से रहस्य का पर्दा हटा दिया था। फिर लोगों को यह ज्ञात हो गया था कि प्रकृति को कोई ईश्वर नहीं चला रहा। बल्कि प्रकृति अपने नियमों से संचालित होती है। अतः अब यही मांग मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी ने राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के समक्ष रख दी। यही मांग मतलब जैसे प्रकृति को अगर वो नहीं चला, यही मांग मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों ने राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च के समक्ष रख दी कि जब प्रकृति के नियमों में ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं है, तो फिर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं के संचालन में कर दो। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्थाओं के संचालन में सरकार, कुलीन वर्ग और चर्च का हस्तक्षेप क्यों? पैराग्राफ चेंज करिए। देखिए, प्रबोधन का बल तर्कवाद और वैज्ञानिक पद्धति पर था। तथा इसका कहना था कि तर्क ही ज्ञान का साधन है। प्रबोधन का बल तर्कवाद की पद्धति पर था और इसका कहना था कि तर्क ही ज्ञान का साधन है और तर्क से परिचालित मनुष्य का भविष्य उज्जवल है। मानव का भविष्य उज्जवल है। इसका दृष्टिकोण आशावादी था और इसका मानना था कि मानव सभ्यता अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी। मानव सभ्यता अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी, परफेक्शन, and human civilization will reach up to its point of perfection. The human civilization that will reach up to the point of perfection. इसका कहना था कि एक समय आएगा कि तर्क के माध्यम से, तर्क की पद्धति को अपनाकर मानव सभ्यता अपनी पूर्णता के बिंदु तक पहुंच जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब पूर्णता क्या मतलब होता है समझते ही हो कि हम एकदम बिल्कुल ही कंप्लीट उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। आप बताइए। देखो, यथार्थवादी और आदर्शवादी, ये दोनों शब्द का अर्थ समझते हो? आप लोग इधर उन्मुख हो जाइए, थोड़ा आप लोग लुंज पुंज दिख रहे हैं, थोड़ा टाइट हो गए। तो मैंने क्या कहा, ये मेरा दिन का तीसरा क्लास, आपको मैं लुंज पुंज दिखता हूं, आपका पहला क्लास में आप लोग लुंज पुंज हो जाते हैं। आप सभी लोग एक क्लास में रहते हैं, मैं तो 3 क्लास में रहता हूं। आई एम गोइंग टू बी एक्टिव 8 बजे सुबह से मैं जो क्लास लेना शुरू करता हूं, आप लोगों को सिर्फ समाप्त करके जब घर जाऊंगा क्लास, तब थोड़ी चैन की सांस लेके न्यूज देखूंगा, लेकिन कभी लुंज पुंज आपको नहीं देखूंगा। जब पैशन से पढ़ाया जाता है तो थकने का क्या सवाल है यार। हम ये मानकर चलते हैं आज आपको समझाना है, आप मान के चलिए हमें समझना है, तो थकना है ही नहीं। देखिए, ये बड़ा रिमार्केबल प्रश्न उन्होंने उठाया, यही मौका है आप लोगों को समझने का। इन्होंने कहा कि इसका मतलब प्रबोधन का दृष्टिकोण यथार्थवादी था। अब यथार्थवादी और आदर्शवादी ऐसे शब्द हैं कि हो सकता है इनकी तुलना में यथार्थवादी हो तो इनकी तुलना में आदर्शवादी।
आदर्शवादी यह होता है कि व्यावहारिक जीवन में जिसको लागू करना मुश्किल है वह आदर्शवादी पद्धति, और जो व्यावहारिक जीवन में जिसको लागू किया जा सकता है वो यथार्थवादी। तो तुम तर्कवाद, तर्क की पद्धति से परिचालित मनुष्य का भविष्य उज्जवल है, इसी आधार पर यथार्थवादी करें। वैज्ञानिक क्रांति है, ये मानते हैं कि विज्ञान और तकनीकी के रास्ते से मानव सभ्यता पूर्णता को प्राप्त करे। समझ रहे हो? प्रबोधन की एक और आलोचना होती है। प्रबोधन ने अगर आधुनिकतावाद पर बल दिया या प्रबोधन ने अगर आधुनिकतावाद को जन्म दिया तो उत्तर आधुनिकतावाद प्रबोधन की अस्वीकृति। उत्तर आधुनिकतावाद उसमें देखा है मेरे इस पंक्ति में, उत्तर आधुनिकतावाद प्रबोधन की अस्वीकृति। प्रबोधन की अस्वीकृति क्यों है? तो मैं आपको उदाहरण बता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मैं आपका प्रश्न का उत्तर इसी में मिलेगा, किसी व्यक्ति को, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि स्मॉल ईटर बड़े दीर्घजीवी होते हैं। स्मॉल ईटर जो होते हैं कम खाने वाले होते हैं, वो ज्यादा जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मान लीजिए मैं 2 ही चपाती सुबह और 2 ही चपाती शाम इस उम्मीद से खाता रहा हूं 10-12 वर्षों तक। हमारे बाकी पता चले कि सहचर सहपाठी मेरे ही डिनर टेबल पर तरह तरह के व्यंजन का आनंद ले रहे हैं और मैं सादा 2 रोटी खा रहा हूं स्वस्थ रहने के लिए, और 10-12 वर्षों तक यही करता रहूं। डॉक्टर इंकरेज करता रहे हाँ स्मॉल ईटर लॉन्ग लास्टिंग। 10 वर्षों के बाद बीमार पड़ता हूं और डॉक्टर के पास पहुंचता हूं तो एक डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि पिछले 10-12 वर्षों में आपने चूंकि उचित आहार नहीं लिया, जिस वजह से शरीर में कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम्स की इतनी कमी पड़ गई जिसको अब पैदा नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी, अब कुछ किया नहीं जा सकता है। अब आप बताइए मेरे मन पर क्या गुजरेगा कि 12 वर्षों तक यार मौज भी नहीं किया और फिर समय से पहले मरना पड़ रहा। काश हम भी खाए होते, मन ललचते थे, रोकता था। कुछ कुछ प्रबोधन ने उसी प्रकार से अपने लोगों को ठगा। दुनिया में प्रबोधन तो यूरोपीय विचार था, पूरी दुनिया के लोगों को समझा दिया कि विज्ञान की पद्धति को अपनाओ, तर्कवाद को अपनाओ, मानव सभ्यता पूर्णता को प्राप्त करे। पूंजीवाद उत्तम माध्यम है, मुक्त अर्थव्यवस्था उत्तम माध्यम। सभी ने मिलकर, हम सभी ने प्रकृति का भरपूर दोहन किया। आज पूरी सभ्यता मिटने के कगार पर। कहा जीवन को पूर्णता मिलेगी, मिली आतंकवाद, मिले युद्ध, 2 वर्ल्ड वॉर्स हुए, तृतीय विश्व के देशों का शोषण हुआ, प्राकृतिक आपदा में लाखों करोड़ों लोग मारे जाते जो मानव जनित, मानव द्वारा निर्मित। तो हम लोग वही महसूस कर रहे हैं कि यार कहां गया प्रबोधन। तो जो उत्तर आधुनिकतावाद कहा कि झूठ, पूर्णता ना तो कोई अंतिम सत्य है, न सत्य पर पहुंचने वाला, सत्य पर पहुंचने का कोई एकमात्र मार्ग है। प्रबोधन ने हम लोगों को समझाया है कि वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर आप अंतिम सत्य तक पहुंच जाओ, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर हम ठगे गए। विज्ञान हमारी समस्या, जितनी समस्याओं को सुलझाया उससे अधिक समस्याओं को जन्म दिया। तो आज इसी बात को उत्तर आधुनिकतावाद, हालांकि इस बात को पहले ही जीन जैक्विस रूसो समझ गया। प्रबोधन के काल में मैंने रूसो के बारे में आपको बताया था, तो ध्यान है क्या? हाँ, अब रूसो उच्च देखो, तुम लोग सोशल साइंस का एक मर्म को समझ पा रहे हो क्या? सत्य आधा गिलास में पानी भरना पड़ेगा, काम चल जाए। हर चीज का सबल पक्ष भी जानना है, हर चीज का निर्बल पक्ष भी जानना। रूसो की विचार में तुमको बड़ी अव्यावहारिकता भी दिखेगी, समझ लो, लेकिन रूसो की विचार कई जगहों पर सटीक दिखेगा। जैसे इसने क्या कहा कि वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर प्रगति, सभ्यता, तकनीकी, विज्ञान, रूसो ने कहा सभी फाल्स। रूसो ने कहा कि जैसे प्रकृति की तरफ लौटो, जो उसने कहा है तो उसका भाव क्या है मैं आपको बताता हूं। रूसो को स्वच्छंदतावाद का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण प्रबोधन का बल था तर्कवाद पर कि तर्कवादी पद्धति। रूसो ने कहा नहीं, तर्क नहीं, भावावेश, हृदय, इमोशंस। तर्क का स्थान ये क्या? इमोशंस का स्थान ये। उसने कहा भावावेश, और उसे भव्य पार्श्विकता का नाम दिया। कहा कि मानव जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में था तो सबसे खुश था, जिंदगी जी रहा था, मस्ती में था, लेकिन सभ्यता के नाम पर, प्रगति के नाम पर हमें प्रकृति के आगों से निकालकर हम पर कृत्रिमता थोप दी गई है जो हमारी नहीं। वह कृत्रिमता में हमारा दम घुटता है, वह हमारा रियल सेल्फ नहीं है। रियल सेल्फ हमारा तब था कि हम जंगल में थे, प्रकृति के आगोश में थे, लेकिन हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे थे। हमारी भव्य पार्श्विकता थी, सभ्यता की कसौटी पर हम असभ्य थे, बर्बर थे, लेकिन मौलिक थे। हमारी मौलिकता इसने नष्ट कर दी। अब तर्क के बजाय उसने भावावेश पर बदल दिया। अब उदाहरण मैं बताता हूं। हम लोग ग्रेजुएशन में जब पढ़ते थे इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसमें जॉन किट्स का नाम सुना होगा, एक इंग्लिश पोएट है। उसका एक नैरेटिव पोएम पढ़ते थे, लामिया। लामिया की कथा से तुमको रूसो का विचार स्पष्ट हो जाए। रूसो ने लामिया के बारे में लिखा है, लामिया एक इच्छाधारी नागिन थी। जैसे भारतीय परंपरा में इच्छाधारी नागिन की परिकल्पना है, उसी प्रकार से इच्छाधारी नागिन थी, इसी वजह सर्पेंट विमन। लेकिन मतलब एक्चुअली जो रोमांटिक पोएट होते थे इसी तरह की मतलब मनगढ़ंत चीजों को अपनी रचना का आधार बनाते, क्योंकि मानते थे कि ये रियलिटी जो है वो वास्तविकता का कष्ट देती है। जैसे छायावाद हिंदी में पढ़ते हो ना, छायावादी कवि अपना रियलिटी से हटकर कहीं और आनंद लेते हैं, समझते हैं रियलिटी। बहुत लोग देखते रियलिटी, अब दिन भर रियलिटी, दिन भर यूपीएससी, सिविल सर्विस, आईएएस, थोड़ा आनंद भी लेने दो। भूल जाते हैं हम क्या होंगे, और तो सबकी तस्वीर पर माला ही लटकना है, चाहे आईएएस अधिकारी, बाकी तो इसलिए जो जीवन है उस जीवन का आनंद लेते हैं। तो रूसो का ये दृष्टिकोण था। तो रूसो ने वहां पर उसी के विचारों से, जैसे रोमांटिक मूवमेंट चला अंग्रेजी साहित्य, इसमें विलियम ब्लेक थे, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बायरन, जॉन किट्स, ये सब सभी। तो जॉन किट्स के लामिया में इच्छाधारी नागिन थी, तो उसमें एक युवक था, उसका नाम था कैसियस, हैंडसम युवक था। तो इच्छाधारी नागिन जो लामिया थी कैसियस को देख के इन्फैक्चुएटेड हो जाती, और वो चाहती है कि इससे हम मतलब अपना संबंध बनाए, लव मेकिंग करें। लेकिन अब उसके साथ दिक्कत है, तो सांप है, उसको जाकर प्रपोज करेगी तो सिर पर पैर रख के भागेगा। भाई कोई सांप वो इंसान हो तो बात दूसरी है। अब वो जाके उसको प्रपोज करने से पहले बड़ी खूबसूरत युवती बन जाती है, इच्छाधारी नागिन है तो बन जाती है, और जाती है और जाकर उसको प्रपोज करती है। कैसियस एक्सेप्ट करता है, दोनों के बीच प्रणय संबंध हो जाते हैं, मिलना जुलना होने लगता है, जिंदगी गुजर रही है, सब कुछ आनंद से गुजर रहे।
अब जब कुछ समय व्यतीत होता है तो कैसियस के दिमाग पर अब आता है कि नहीं, अब हमें विवाह करना चाहिए। तो वह लामिया को मैरिज के लिए प्रपोज करती है। अब लामिया तो भयभीत हो गई, ये मैरिज की बात कर रहा, लेकिन अब दिन में एक आध बार मिलना में तो चल जाएगा, जब मैरिज हो जाएगा तो मैं उस मैरिज के बाद अपने शरीर को कैसे छिपा सकूंगी? ये तो बहुत ही नेचुरल है। और इच्छाधारी नाइन के बारे में प्रचलित है कि 24 घंटे में एक बार उसको रूप परिवर्तित करना ही पड़ता है, वो उसका कंपल्सन है। तो उसने टाला, पहले टाला, लेकिन अब कैसियस इतना ज्यादा उसको इंसिस्ट करने लगा कि उसे लगा कि अगर मैरिज नहीं करेंगे तो उसको डाउट हो सकता है। लेकिन लामिया की चिंता का एक और कारण था, उसका गुरु था एक फास्टस, कैसियस का, और बहुत बड़ा फिलोसोफर था, मतलब थोड़ा वर्ल्ड वाइड नोन। और उसके पास पेनिट्रेटिंग इनसाइट था। पेनिट्रेटिंग इनसाइट का मतलब है कि उसके पास जो त्रिनेत्र था, त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं, वो किसी चीज को भविष्य भूत सब कुछ देखता रहता था, किसी चीज को देखता तो अतीत वर्तमान भविष्य सभी बता सकता था। तो लामिया को लगा कि यार जब मैरिज होगा तो जरूर अपने गुरु फास्टस को इनवाइट कर देगा, और फास्टस जिस समय आया हमारे लग्न मंडप पर मैरिज सेरेमनी के समय, वो तो देखते ही हमें तार लेगा। तो उसने कैसियस के सामने शर्त रख दी कि ठीक है, मैरिज तो हम कर सकते, लेकिन आप अपने गुरु जी को आमंत्रित नहीं करोगे फास्टस। कैसियस ने मान लिया शर्त, क्योंकि तो अभिभूत भी था, दूसरी की शादी वादी का गुरु जी का क्या विशेष काम। तो इसने मान लिया, शर्त हो गई। अब जब उधर फास्टस को पता चला तो पहले पूरा आग बबूला हुआ कि कैसा कृतज्ञ से हमें निमंत्रित भी नहीं किया। लेकिन फिर उसने कहा कि चलो वह कितना भी कृतज्ञ हो जाए, लेकिन मुझे तो गुरु की भूमिका निभानी चाहिए। जब खबर मिल गई तो लग्न मंडप के स्थल पर तो आप जाना है, बाकी चेलों के साथ वो चल निकला। अब यहाँ पर रिंग सेरेमनी हो रहा था, वो तो क्रिश्चियंस में तो वही होता है ना, वो अपना व्हाइट गाउन पहने हुए थी लामिया, और बड़ी वो कैसियस, उसको जॉन क्रिस्ट ने बहुत अच्छा वर्णन किया, तो पोएट था, तो मतलब बहुत खूबसूरत लग रही है, व्हाइट गाउन पहने हुए कैसियस धीरे धीरे फिंगर रिंग लेके बढ़ रहा है, बहुत अच्छा रोमांटिक सीन है। और उसी में ये स्पॉट पर पहुंच जाता है, ये स्पॉट पर पहुंच जाता है। एक बार जब लामिया को देखता है तो देखते ही पहचान लेता है, और उसका त्रिनेत्र खुलता है। मतलब एक देखो, रोमांटिक पोएट जो लिखते हैं रियलिटी नहीं होती थी, मतलब वो रियलिटी थोड़ा हट के भी थोड़ा सा उनका, मतलब जैसे परियों की कहानी होती है ना पहले, उसी तरह की कुछ उनका थीम होता है। वो दिखाते हैं कि दोनों आंखों के बीच उसका तीसरा नेत्र खुलता है, उससे एक आग की लपट निकलती है, और वो ऐसे चिंगारी जाती है, और लामिया के उस गाउन में चिंगारी लग जाती है, और लामिया धू धू कर जलने लगती है। लामिया चिल्लाती हुई भागती है, लेकिन तब तक आग की लपटें पकड़ लेती है, और थोड़ी दूर पर जाकर वो गिर जाती है, और फिर तरफ तरफ कर मर जाती है। और उसके सामने एक डेड सर्पेंट आ जाता है, उसके डेथ होता है, तो एक बड़ा सा काली नागिन लेटी हुई। और तब बड़े गर्व से फास्टस अपने शिष्य कैसियस की तरफ देखता है कि मानो तुम्हें नहीं बुलाया था, आज मैंने बचा लिया, क्या अनर्थ है। तो जब शिष्य की तरफ देखता है, शिष्य उधर वक्त हो गया लामिया की पिरन। उसने गुरु को कहा, आपको यहाँ कौन बुलाता? अगर वह सांप ही है तो हमें सांप ही चाहिए, इंसान नहीं चाहिए। हमें उसी के साथ रहकर खुशी मिल रही थी, आपने खुशी क्यों छीना? आप हमें इस रियलिटी में क्यों लाया? हम उस अनरियल में खुश थे, आपने तो मेरी जिंदगी ही छीन ली। अब मैं क्या जीऊंगा? और चला गया अपने कमरे में बंद हो गया। फास्टस की आवाज है कि यार मैंने अच्छे के लिए किया, बुरा हो गया। और उसके बाद थोड़े समय तक उसे अपने कमरे में बंद हुआ भी लामिया की याद में मर गया। तो अंत में जॉन किट्स ने लिखा कि टू डिसेक्ट इज टू मर्डर। हर चीज को तर्क की कसौटी पर, हर चीज को तर्क की कसौटी पर। यार उसको मजा आ रहा है अनरियलिटी में, उसको जिंदगी मिल रही है, सुकून मिल रहा है, तुम बार बार गंदी रियलिटी क्यों बता रहे? अब मान लो कोई बहुत ही स्मार्ट चैप है, उसको ले जाकर दिखाना शुरू करोगे, देखो ये तुम्हारा शरीर का अंग है, आमाशय है, नरकंकाल है, गला। अरे क्या जरूरत है? उसको जाता है, गंगा जल उठाता है, वो इन्फेक्टेड है, उसको पीता है, आत्मिक शांति मिलती है उसको। नहीं तो वही पी के स्वस्थ रहेगा। उसको जाके मिनरल वाटर दिखाओगे तो इसमें ये है, इसमें ये कीटाणु है, इसमें वो कीटाणु है, इससे ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी। तो ये था रूसो का विचार। रूसो के बारे में हम लोग बोलते हैं कि वैकल्पिक आधुनिकता उसने, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव मॉडर्निटी। एक रास्ता यह है और दूसरा रास्ता हुआ जो दिल को अच्छा लगे, जो दिल को अच्छा ही नहीं लगे, शोहरत, रुतबा, पैसा, चैन। अरे चैन हमें मिलता है, छोड़ो ना, हम सारा स्टेटस छोड़ दिया। आईएएस के बजाय अगर स्कूल मास्टर होते हैं, सुखी हैं, तो एंजॉय करें। अब तुम ऐसा नहीं किस रास्ते पर छोड़ देना कि सर विचार बदल गए। मतलब उसके कहने का भाव है कि आप कृत्रिमता में मत जियो, आप इसमें जियो। तो सबसे पहली चुनौती इस प्रबोधन के चिंतन को किसने दिया? जीन जैक्विस रूसो ने। क्लियर? ये था। उसके बाद आगे नीत्शे आया, तो उसने भी चैलेंज किया। तो नीत्शे से भी बाद में उत्तराधुनिकतावाद बेसिकली इसलिए प्रबोधन की आधुनिकता को अस्वीकार किया कि प्रबोधन का आधुनिकता यह कहता था, जो आपने बुकलेट में भी देखा होगा, वो कहता था कि वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। यानी वैज्ञानिक पद्धति मानव सभ्यता को पूर्णता पर ले, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में मिला युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद, पर्यावरण संकट वगैरह वगैरह। तो उत्तराधिकतावाद का कहना है कि ना तो अंतिम कोई सत्य है, क्योंकि आप अगर कहते हो अंतिम सत्य है, हम अंतिम सत्य है, हम अंतिम सत्य जानते हैं, या पद्धति अंतिम सत्य तक को ले जाएगी, तो ये तो डिक्टेटरी ने पूछा था, तो कल तुम कहोगे आप इसी रास्ते पर चलो। ना कोई अंतिम सत्य है और ना ही अंतिम सत्य की तरफ जाने का कोई एक मार्ग है। अलग अलग सत्य है, अलग अलग मार्ग है। किसी एक को यह पद्धति फुल प्रूफ है, वह पद्धति फुल प्रूफ है, या उचित नहीं है। तो आज हर चीज को क्रिटिकली देखा जाता है। और जो प्रबोधन था इनलाइटनमेंट, वह चीजों को तो थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लो। क्या लिखा है? मानव सभ्यता अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। अब पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए कि प्रबुद्ध चिंतकों, हेडिंग, प्रबुद्ध चिंतकों ने निम्नलिखित मांगे रखी। प्रबुद्ध चिंतकों ने निम्नलिखित मांगे रखी। प्रबुद्ध चिंतकों ने निम्नलिखित मांगे रखी।
प्रबुद्ध चिंतकों ने निम्नलिखित मांगे रखी जाने का आप दे दीजिए। और पॉइंट फर्स्ट लिखिए, संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र मॉन्टेस्क्यू दिदरो जैसे फ्रांसीसी चिंतक तथा जॉन लॉक जैसे ब्रिटिश चिंतकों ने संवैधानिक राजतंत्र ब्रिटिश चिंतकों ने संवैधानिक राजतंत्र की मांग रखी। अर्थात उनके अनुसार कि राजा को एक निर्वाचित विधानमंडल की सहायता से शासन करना चाहिए। राजा को एक निर्वाचित विधानमंडल की सहायता से शासन करना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखिए, मुक्त अर्थव्यवस्था लिखिए। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने यह घोषित किया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने यह घोषित किया कि जिस प्रकार प्रकृति के अपने आंतरिक नियम हैं, उसी प्रकार बाजार के भी अपने नियम हैं। और ये नियम है मांग और पूर्ति के नियम। और ये नियम है मांग एवं पूर्ति के नियम। उसने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक को प्रकाशित किया तथा उसके माध्यम से यह संदेश दिया कि मुक्त अर्थव्यवस्था सभी के लिए लाभदायक है। इसे लेसेज फेयर, ध्यान रखिए, फ्रेंच टर्म, इसे लेसेज फेयर का नाम दिया गया। लेसेज फेयर, LAISSEZ फेयर, FAIR, लेसेज फेयर का मतलब हुआ मुक्त अर्थव्यवस्था। लेसेज फेयर का नाम दिया गया। जैसे देखिए, आप याद करिए, वाणिज्यवादी नीति एक समय था कि मध्य वर्ग या व्यापारी वर्ग राजतंत्र के साथ सहयोग करता था। अब राजतंत्र को शक्ति और आत्मविश्वास आ चुका है, तो राजतंत्र अब इस पक्ष में नहीं है कि हम वाणिज्यवादी नीति को मध्य वर्ग ने बदले में अब किस नीति पर बल दिया है? तो लेसेज फेयर वाणिज्यवाद के ठीक खिलाफ जाता है। कॉन्सेप्ट को समझना, लेसेज फेयर वाणिज्यवाद का उल्टा। वाणिज्यवाद नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, तो लेसेज फेयर मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है। एक पंक्ति में लिखना, उसे क्लासिकल अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अब लिखिए तीसरा पॉइंट, व्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या देखा, लिखिए कि प्रबोधन ने सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। फ्रांसीसी चिंतक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में यह घोषित किया। कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए
व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए शक्ति का पृथक्करण, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए शक्ति का पृथक्करण आवश्यक है। शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर आवश्यक है। यानी कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, इन तीनों निकाय को एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। अगर तीनों किसी एक व्यक्ति के अंदर अगर आ गया तो क्या होगा, पावर का डिस्टॉर्शन होगा। नीचे ब्रेक देकर लिखिए, हेडिंग देकर, तो हेडिंग दीजिए कि रूसो अपने युग के चिंतकों से किस प्रकार अलग था। रूसो अपने युग के चिंतकों से किस प्रकार अलग था। रूसो अपने, इसका पूरा नाम है जीन जैक्विस रूसो, जीन जैक्विस रूसो। रूसो अपने युग के चिंतकों से किस प्रकार अलग था, प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दीजिए। देखिए 3 मुद्दों पर अलग था। मेंटली अलर्ट हुई तो थोड़ा सा टाइप हुई। देखिए रूसो अपने युग में ऑड मैन आउट था, अपने युग में इतना ऑड मैन आउट था कि बाद में उसको सिजोफ्रेनिया हो गया, साइकोलॉजिकल डिजीज, और अब लोग उसको सड़क पर पत्थर मारते थे। वो हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखता था। वह जब रूसो ने जो अपनी रचना लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए मैं आपको बताता हूं कि 3 आधार पर रूसो बाकी चिंतकों से अलग है। एक कि जहां प्रबोधन काल के अन्य चिंतकों का बल तर्कवाद पर था, रूसो का बल भावावेश अर्थात इमोशंस पर था। उसीलिए उसको कहा जाता है स्वच्छंदतावाद का जनक। अब देखो स्वच्छंदतावाद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में टर्म आता है रोमांटिसिज्म। अब मान लो बोलचाल की भाषा में आपको कोई कह दे अमुक जी आजकल आप बड़े रोमांटिक मूड में, तो आप भी थोड़ा सा झेप जाएंगे, क्या मजाक करें। लेकिन रोमांटिक का वह मतलब नहीं होता है जो डे टू डे लाइफ में लगाया जाता है। रोमांटिक का मतलब होता है जो स्थापित मानदंड है उसे क्लासिकल करते हैं, और स्थापित मानदंड से आप अलग हटकर अपना एक अलग विद्रोह का स्वर देते हो तो रोमांटिक है। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते थे 18वीं सदी को क्लासिकल एज और 19वीं सेंचुरी को रोमांटिक एज। क्लासिकल एज में हम लोग शेरिडन को पढ़ते थे, ड्राइडेन को, ये सब क्लासिकल एज के स्कॉलर्स माने जाते थे, जिसको हम लोग पढ़ते थे। अलेक्जेंडर पोप को पढ़ते थे, सब पोएट्स थे 18वीं सेंचुरी के। और 19वीं सेंचुरी में आते थे तो वही कोलरिज, विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, वो बायरन, किट्स, जॉन किट्स, ये सब रोमांटिक एज के माने जाते। तो क्योंकि तुमने अपने युग के विरुद्ध विद्रोह किया, तो रूसो ने चूंकि अपने युग के विरुद्ध विद्रोह किया, रूसो अपने युग में होकर भी प्रबुद्ध नहीं था। प्रबुद्ध का मतलब यह नहीं, प्रबुद्ध का मतलब तो काबिल, ऐसा नहीं है। तो एक खास अंदाज में जो सोचने वाला चिंतक है उसको प्रबुद्ध चिंतक बोलते हैं, जो प्रबोधन के विचारों को अपनाता है। तो रूसो प्रबोधन के विचारों को पूरी तरह नहीं अपनाया। प्रबोधन का बल तर्कवाद पर था, रूसो इमोशंस की बात करता था। प्रबोधन का बल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर था, रूसो सामुदायिकता के अधिकारों पर, सामूहिक अधिकारों की बात करता था। प्रबोधन का बल संवैधानिक राजतंत्र पर था, रूसो का बल, उसका जो कॉन्सेप्ट था, कहा कि सामान्य इच्छा ही प्रभु की इच्छा है। मतलब हम सभी का जो सामान्य इच्छा है, मतलब उतना आपको कॉम्प्लिकेटेड दर्शन में नहीं जाना है। उसका मैं एक उदाहरण केवल बता देता हूं। उसका कहना था कि हम सभी के अंदर 2 प्रकार का सेल्फ है। एक है हायर सेल्फ, जो मतलब उच्च विचार है हमारे अंदर, जो मतलब महत्तम या उच्च विचार है। दूसरा है निकृष्ट विचार है, जो अपने स्वार्थी विचार, दोनों हमारे अंदर। तो हम सभी के जो उच्च विचार का संयोग होगा वही सामान्य इच्छा होगी, और शक्ति उसी में निवास करे। मतलब हम सभी मिलकर सरकार बने, मतलब हम खुद अपना भाग्य विधाता। उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको वो मानता है जनरल विल, तो जनरल विल का जो कॉन्सेप्ट है, सामान्य इच्छाएं प्रभु की इच्छा है, उसमें उसको प्रजातंत्र का जनक भी कहा जाता है। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सामान्य इच्छा में ही संप्रभु शक्ति निवास करती है, किसी राजा में निवास नहीं करती है। तो उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, थियरी है, वो अपने समय का बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज है। रूसो महान हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद, पागल होकर मारा, अपने मित्रों ने उसको पत्थर तक मारा। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति घटित हुई तो रूसो महान हो चुका था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद फिर प्रजातंत्र की दिशा में प्रगति होनी शुरू। तो लिखिएगा, देखिए हाँ, निम्नलिखित रूप में और फिर डैश दे दीजिए, निम्नलिखित रूप में फिर डैश दे दीजिए, और पॉइंट फर्स्ट लिखिए। जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतकों का बल, जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतकों का बल, जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतकों का बल, प्रबुद्ध चिंतकों का बल, अन्य प्रबुद्ध चिंतकों का बल तर्कवाद पर था, तर्कवाद पर था, वहीं रूसो का भावावेश, वहीं रूसो का भावावेश अर्थात इमोशंस पर, भावावेश अर्थात इमोशंस पर। पॉइंट नंबर 2, जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतकों का समर्थन संवैधानिक राजतंत्र के प्रति रहा था। अन्य प्रबुद्ध चिंतकों का समर्थन संवैधानिक राजतंत्र, वही जो मैं बता चुका हूं, संवैधानिक राजतंत्र के प्रति रहा था। वहीं रूसो का प्रजातंत्र के प्रति, अर्थात उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध उसको बोलते हैं, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया, और सामान्य इच्छा पर घोषित किया
और घोषित किया कि सामान्य इच्छा का उसने जनरल विल कहा था, जनरल विल। सामान्य इच्छा ही संप्रभु शक्ति की इच्छा है, 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 यानी जनरल विल इज द कॉमन विल, मतलब जनरल विल इज द सॉवरेन विल। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, जहां अन्य प्रबुद्ध चिंतक व्यक्ति के अधिकारों की बात करते थे, अन्य प्रबुद्ध चिंतक व्यक्ति के अधिकारों की बात करते थे, वहीं रूसो समुदाय की शक्ति की बात, व्यक्ति के अधिकारों की बात करते थे, वहीं रूसो समुदाय की शक्ति पर बल देता था, समुदाय की शक्ति पर बल देता था, समुदाय की शक्ति पर बल देता था। नीचे ब्रेक दीजिएगा और ब्रेक देकर लिखिएगा, ब्रेक देकर लिखिएगा कि प्रबोधन के विचारों की सीमा, प्रबोधन के विचारों की सीमा, और डैश दीजिए, और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, ये हेडिंग है, पॉइंट फर्स्ट। इसने मध्य वर्ग के अधिकारों की मांग उठाई, इसने मध्य वर्ग के अधिकारों की मांग उठाई, परंतु निम्न वर्ग के अधिकारों की नहीं, अर्थात इसका मानना था कि सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, जनता के द्वारा नहीं। दोनों का मतलब समझ रहे हो? अर्थात सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, जनता के द्वारा नहीं, सरकार जनता के लिए होनी चाहिए, जनता के द्वारा नहीं। ओके, पॉइंट नंबर 2, प्रबोधन के विचारों पर भी पैट्रियार्की का मतलब समझा देता हूं पीछे। पैट्रियार्की समझते हो ना, पितृसत्तावाद यानी पुरुष प्रधानता। पैट्रियार्की में दिक्कत हो तो ब्रैकेट में पुरुष प्रधानता लिख दो, पुरुष प्रधानता। वैसे पैट्रियार्की ही लिखना तो अच्छा रहेगा, ये चलता है हिंदी में। प्रबोधन के विचारों पर पैट्रियार्की का प्रभाव था, उसमें महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया था, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। एक तरफ प्रबोधन मानव अधिकार और व्यक्ति के अधिकारों की मांग कर रहा था, एक तरफ प्रबोधन मानव अधिकार और व्यक्ति के अधिकारों, एक तरफ प्रबोधन मानव अधिकार एवं व्यक्ति के अधिकारों की बात कर रहा था, परंतु उसने उपनिवेश के लोगों के शोषण की आलोचना नहीं की। समझ रहे हो ना? उपनिवेश के लोगों के शोषण की आलोचना नहीं की, इसका मतलब समझा आप लोगों ने? डबल स्टैंडर्ड है ना, एक तरफ अमेरिका दूसरे महाद्वीप को कुचल रहे हो, लूट रहे हो, सता रहे हो। तो जब आप मानव के अधिकारों की बात कर रहे हो तो आपका मानव, यूरोप का मानव है और बाकी अन्य महाद्वीपों का मानव नहीं है। ओके, नीचे ब्रेक देकर छोटा सा लिखिए, प्रबोधन का योगदान, ठीक है। हाँ, माना जाता है कि प्रबोधन के आगमन के साथ, पॉइंट फर्स्ट देखना, माना जाता है कि प्रबोधन के आगमन के साथ यूरोप में आधुनिकता का आगमन हुआ, प्रबोधन के आगमन, एंट्री, प्रबोधन के आगमन के साथ यूरोप में आधुनिकता का आगमन हुआ। देखिए, आधुनिकता के प्रभाव को निम्नलिखित रूप में, फिर लिखो, आधुनिकता के प्रभाव को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है, आधुनिकता के प्रभाव को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है, आधुनिकता के प्रभाव को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। छोटा सा एरो दीजिए और लिखिएगा तर्कवाद एवं मानववाद, छोटा सा डायग्राम बना दीजिए और फिर इसे लीजिएगा, इसे संवैधानिक राजतंत्र, मुक्त अर्थव्यवस्था अथवा पूंजीवाद, मानव अधिकार एवं व्यक्ति के अधिकार पर बल, मतलब समझा? जैसे आधुनिकता का पहला बल तर्कवाद और मानववाद होता है, उससे फिर फर्दर बल मिलता है
संवैधानिक अधिकारों पर, आर्थिक अधिकारों पर, सामाजिक अधिकारों पर। बात समझ में आई कि नहीं है? पहले तो उस लोग से इस लोग में आ जाओ, हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसोगी तो उसका तार्किक परिणति होगी, ये सब अधिकार आधुनिकता के साथ जुड़ जाए, मॉडर्न से इसका जुड़ाव हो जाए। क्या आप अचानक महफिल के मूड में आ गए? इधर देखिए, गौर करिए, अभी फुर्सत नहीं हुई, इसको समझ लीजिए, बस 5 मिनट हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो इस समय आप अगर चुक जाएंगे तो दुर्योधन की जंघा की तरह सदा के लिए कमजोर रह जाएगा। ये अंतिम कंक्लूडिंग पॉइंट को जरूर देखना चाहिए, तब आप प्रबोधन का संबंध अमेरिकी क्रांति से जोड़ पाएंगे, अमेरिकी क्रांति का संबंध फ्रांस की क्रांति से जोड़ पाएंगे। मतलब ये सब आप सुनते थे, लेकिन जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो आपको खुद एक्साइटमेंट मिलेगा, अच्छा ऐसे हुआ, दुनिया ऐसे बदली। उसके बाद नौबत आएगी, कहीं पर 2 घंटे खड़े होकर आप भाषण दे देंगे और सैकड़ों लोग आपको सुनेंगे, आप नेता हो सकते हैं, आप अभिनेता हो सकते हैं। तो यही सब बदलाव, यही स्कॉलर लोग यही बात बोलते हैं, उसको अपनी भाषा में कहीं बोल देंगे। पिताजी का भी पैसा रुका रहेगा, 10 मिनट उनके सामने सुना देंगे तो भी कहेंगे बेटे कितने पैसे चाहिए बताओ, तो उनको लगेगा बेटा पढ़ रहा है वो सार्थक हो रहा है, कम से कम मुख से आवाज निकल रही। नहीं तो बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों की पढ़ाई के पुस्तकों और कंधे के झोले पर होते हैं, जिसमें मोटी मोटी पुस्तकें होती हैं, और जब मुख से पूछोगे तो कुछ निकलता ही नहीं। एक बात है, तुम लोग वैसे अगर छोड़ोगे तो फिर भूल जाओगे, उसको बार बार रिवाइज करना, और आपस में थोड़ा सा जहाँ बातचीत भी करना तो कपड़े और फैशन की बात नहीं, प्रबोधन की बात, कभी धर्म सुधार आंदोलन की बात कर लेना, अमेरिकी क्रांति ने मानव अधिकारों की घोषणा कैसे की, इन्हीं सब की चर्चा हुई, क्या होने वाली है ना, तो फिर वो याद है। तो आधुनिकता एक बात, दूसरी बात यह है कि तुम लोगों ने मैटर में भी देखा होगा कि पहले तो निरंकुश राजतंत्र था, अब आ गया प्रबुद्ध राजतंत्र का युग। यूरोप में अब राजतंत्र को प्रबोधन के विचारों को मानना पड़ा। जैसे आगे फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, बहुत सारे यूरोपीय राजतंत्र थे जिन्होंने प्रबोधन के विचारों को आंशिक रूप में स्वीकार कर लिया, वो कहलाए प्रबुद्ध राजतंत्र। लेकिन फ्रांस के मोनार्क के विषय में कहा जाता है जो बुर्बो वंश के शासक थे, उनके बारे में कि ना तो वो पुराना बोलते थे ना नया सीखते थे, तो निरंकुश बने रहे, तो परिणाम हुआ कि फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। तो दूसरा पॉइंट नंबर 2 में दिखाइएगा कि प्रबोधन के विचार के प्रभाव में, प्रबोधन के विचार के प्रभाव में, प्रबोधन के विचार के प्रभाव में, विचार के प्रभाव में यूरोप के कुछ निरंकुश राजतंत्र, कुछ निरंकुश तो मैंने बताया था, मतलब यूरोप के कुछ निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, प्रबुद्ध राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, प्रबुद्ध राजतंत्र, प्रबुद्ध राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। निरंकुश राजतंत्र प्रबुद्ध राजतंत्र के रूप में, प्रबुद्ध राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। मैंने यूरोप के कुछ निरंकुश राजतंत्र थे, वे प्रबुद्ध राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो। यूरोप में कुछ निरंकुश राजतंत्र प्रबुद्ध राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि यूरोप में संविधानवाद को प्रोत्साहन मिला, यूरोप में संविधानवाद को प्रोत्साहन मिला, प्रोत्साहन मिला, संविधानवाद का को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि हाँ, प्रबोधन के विचारों ने विज्ञान और तकनीकी को भी प्रोत्साहन दिया, प्रबोधन के विचारों ने विज्ञान और तकनीकी को भी प्रोत्साहन दिया, विज्ञान और तकनीकी को भी प्रोत्साहन दिया, विज्ञान और तकनीकी को भी प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहन दिया। देखिए अब जब यूरोप से बाहर, एक मिनट के लिए, यूरोप से बाहर जो प्रबोधन का विस्तार हुआ है वो आपको इतिहास पढ़ने के दरमियान स्वयं पता चल जाएगा। क्योंकि प्रबोधन का इमीडिएट इंपैक्ट आप अमेरिकी क्रांति पर देखोगे, जो अगला टॉपिक है, उसका प्रभाव लैटिन अमेरिका पर पड़ेगा। तो लैटिन अमेरिका में, जो मैं फ्रांस की क्रांति के समय बताऊंगा, तो लैटिन अमेरिका में वहाँ बहुत सारे स्वतंत्रता मूवमेंट हो जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे मतलब राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे, साइमन बोलीवर जैसे नेता का हुआ होगा। उसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा तो 19वीं सदी का समाज और धर्म आंदोलन होगा। चाइना पर पड़ेगा तो आप सबलीकरण आंदोलन हो जाएगा। उसका प्रभाव जापान पर पड़ेगा तो जापान में प्रगति होगी, इंडोनेशिया में। तो वर्ल्ड वाइड इसका इंपैक्ट, यानी इसका इंपैक्ट अमेरिका पर और एशिया पर पड़ा है, अफ्रीका पर बहुत लेट पड़ा। अफ्रीका पर वैसा प्रभाव नहीं देखा जाता, लेकिन एशिया पर 19वीं सेंचुरी तक आकर इसका प्रभाव दिखेगा। तो आप प्रबोधन का प्रभाव बताओ, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव बताओ, वो सब। हाँ किसका? कल आप आए थे? कल नहीं आए होंगे, आए थे? रोज आ रहे हो ना? हाँ, निरंकुश कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी ना, जिस पर अंकुश नहीं, मतलब जो किसी का अंकुश ना, एक मिनट अभी तुमको मैं होमवर्क देना, अभी इतना ज्यादा ये नहीं हो, 2 मिनट का टाइम दो। जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, जो मन मर्जी, मतलब मन मर्जी काम कर, किसी के दबाव को नहीं मानता, किसी के आदेश को नहीं मानता, तो जो नहीं मानता है उसी को निरंकुश बोलते हैं। एक बात बताइए, अब थोड़ा सा बुकलेट लाइए तो मैं आपको होमवर्क दे दूं। अच्छा कल कितने पेज तक आप लोगों ने देखा? कितने पेज तक? कितना? 31। अच्छा 31 तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 435 तक हो सकता है कल, 435 तक। तो आज आप लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेना। तो यही पुस्तक पढ़ना है तो फिर क्या दिक्कत है? और इसमें बहुत कुछ है। 435, 435 पढ़ के आना आप लोग, और आज वाला रिवाइज कर लेना आप लोग, है ना? रिवाइज करके आपस में, अब जिनको जाना है जाइए। प्रश्न अवेटेड है, मैं देख रहा हूं, जो प्रश्न रखा है वो रुक जाएंगे। एक मिनट बस एक मिनट।
जो ये प्रश्न रखा है, रुक जाएंगे। अमित यादव है उपलब्ध। इनका प्रश्न है कि वेस्टफेलिया की संधि के पश्चात यूरोपीय संबंध शक्ति संतुलन की अवधारणा पर आधारित थे। यदि यूरोप में कोई भी शक्ति से उठाती तो अन्य शक्तियां आपस में मिलकर उसे संतुलित कर देती, परंतु उसी समय ब्रिटेन का समुद्र पर लगभग एक अधिकार स्थापित था, उसे अन्य यूरोपीय शक्तियां मिलकर संतुलित क्यों नहीं करती? अन्य किसी को ब्रिटेन नौसेना मजबूत करने को नहीं देता था, क्यों? क्योंकि नौसैनिक क्षेत्र में नौसेना का उपयोग ब्रिटेन यूरोप से बाहर करता था। यूरोप से बाहर वो खतरा नहीं था, उनको मुख्य खतरा यूरोप में दिखता। समुद्र में वैसी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, उपनिवेशों के लिए टकराहट थी, परंतु समुद्र में वैसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी, इसे ब्रिटेन को टारगेट नहीं बनाते थे। यूरोप में साम्राज्य हजार हजार वर्षों तक शासन किए, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा क्यों नहीं हो सका? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में विविधता ज्यादा थी। तो विविधता ज्यादा होने के कारण कोई भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर या उसके बड़े भाग पर शासन करना